जीओसी 5 टाइप्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा। एक सबसे पहले होता है हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म, दूसरा वाला होता था हमारे पास आइसोमेरिज्म, और थर्ड वाला होता है हमारे पास आयुपैक, फोर्थ वाला होता है बेसिकली देखिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगला वाला होता था हमारे पास रिएजेंट। इसमें मैं आपको नया रिएजेंट कराने वाला हूं, वैसे तो मैंने ये सारा करा ही रखा है आप लोगों को, और अभी तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे चल रहे थे। तो देखिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास, ये 4 टाइप्स की होती है। इसका था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, डेली बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए कि हम कैसे करते थे। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और दूसरा होता था फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड होता था बेसिकली इंटरमीडिएट्स। सारी चीजें आपको ना एकदम से क्लियर हो जाएं, इसलिए बार बार लिखाऊंगा, बार बार कराऊंगा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल एग्जाम तक क्लियर हो जाएं। अगर कोई बच्चा डेली क्लास ले रहा है तो, नहीं ले रहा है तो अलग चीज है। गुड मॉर्निंग महिमा, बच्चे गायब हो गए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो देखो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट चल रहा था। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फर्दर 2 टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट फर्दर 2 टाइप का होता था। एक को बोलते थे परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और एक को बोलते थे टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो 3 टाइप्स का होता था। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो ये 3 टाइप का होता था। ये एक ही टाइप का होता था जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखिएगा इसके फर्दर एप्लीकेशन होते थे, इसके कईयों सारे एप्लीकेशन होते थे जो हमने कर लिए हैं। जैसे इसमें होता था रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एक होता था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इतनी बार करेंगे हम ताकि आपको एक एक चीजें मुझसे ज्यादा पता लग जाए। और एक है एसिडिक कैरेक्टर, एक होता है बेसिक कैरेक्टर। तो ये चीज देखिएगा, ये चीज हमारी हो गई थी। मतलब आप अगर देखें तो कुछ ऐसे चल रही है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वाला पोर्शन यहां से चालू है, खत्म नहीं है, खत्म चलता रहेगा ये। तो अब ये वाला डाल लीजिए। आज मैं ये कराऊंगा, आपको नई चीज कराने वाला हूं। नई चीज जरूर कराऊंगा जिससे जो पुराने बच्चे हैं वो भी जुड़े रहें और उनका मन लगा रहे कि हाँ भाई कुछ हमें नया मिल रहा है। और नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो गलती उनकी होगी, वो समझ में आती रहेगी कि गलती क्या कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन डाल लीजिए। आज हम लोग करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी एक क्लास आपको रिक्वायरमेंट है, जरूर रिक्वायरमेंट है, 1 घंटे क्लास लेते रहो। हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मैं आपको एक ऑर्गेनिक का टॉपिक कराने वाला हूं, ब्यूटा 1,3 डाइन का थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन कैसे देखते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। लेकिन पहले हम लोग करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में इट इज द स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस
एक अलग ही तरीके का रेजोनेंस होता है। इसमें क्या होता है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच, बोलो क्या करते हैं इसमें हम लोग, डिलोकेलाइजेशन ना, इन विच डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड, बोलो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम लोग डिलोकेलाइजेशन देखते हैं। किसका डिलोकेलाइजेशन देखते हैं, दो चीजें निकल के आई हैं अब यहां पे, इन विच डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे एक आ रहा है सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स। तो इसके बेसिस पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन है हमारा 2 टाइप का हो गया। तो यानी कि जो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, अच्छा एक और चीज है, इसको दिया किसने था बेसिकली, बेकर नाथन ने, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली 2 टाइप का हो गया, एक को बोल रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और दूसरा वाला है हमारे पास सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में जो एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज द एल्कीन। अगर मान लीजिए इसके रेस्पेक्ट में मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि इसके रेस्पेक्ट में कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो 2 तरीके से देखते हैं, एक को कार्बोकैटाइन, बिल्कुल सही है, और दूसरे वाले को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी कि अगर आप लोग इसको चेक करें तो ओवरऑल 3 टाइप से देखा जाता है, एक हो गया एल्कीन और एक हो गया कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल। अभी आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, एक साथ समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे पता नहीं ये नहीं बताया सर ने होता क्या है, अभी आएगा, धीमे धीमे समझ में आएगा आपको, 10 मिनट में ये चीज क्लियर होगी कि क्या होता है ये। सबसे पहले तो हम इसको देखते कैसे, हाइपर कॉन्जुगेशन ध्यान रखना ये परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एग्जाम्पल होता है। हम लोग जो इसको देखते हैं बेसिकली वो देखते हैं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1। ध्यान रखिएगा जब भी कभी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स पूछ ले हमसे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, नंबर ऑफ HS इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1, ये वाला हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे पूछूं कि एल्कीन में हम कैसे अल्फा चेक करेंगे। देखो आप लोग, ये एल्कीन है, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको बोल रहे हैं अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। तो यहां जुड़े हुए हैं 3, तो इस केस में आप बोलोगे 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो अल्फा का मतलब होता है बगल वाले, ये अल्फा हैं और ये अल्फा हैं। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो इस मॉलिक्यूल्स में 6 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं वो चेक कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग। तो ये एल्कीन का केस है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें इस मॉलिक्यूल्स में कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो कार्बोकैटाइन से भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है वो सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड और इसका मतलब पाई बॉन्ड। कार्बन का जो पी ऑर्बिटल्स होता है, सॉरी पाई नहीं पी ऑर्बिटल्स, सिग्मा एंड कार्बन का पी ऑर्बिटल्स, पाई तो इसका वाला होगा, ध्यान रखना।
तो इस केस में हम लोग अल्फा कितने बोलेंगे, ये जो अल्फा कार्बन है इस पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसके केस में हम लोग बोल रहे हैं 2 अल्फा। तो हम कार्बोकैटाइन से भी देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल तो है ही है, इसका पी ऑर्बिटल है, तो ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये कितने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है हमारे पास 3। तो ये चीज चेक करना है। अच्छा एक और चीज है इसमें कि जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा एनसीईआरटी का व्यू ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है कि जैसे मान लो हमारे पास यही मॉलिक्यूल है, हमारे नीट में और जेई में तो ये पूछेगा कि इसमें कितने एचएस होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, कितनी लगा देंगे 4, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितने हो गए 3, तो 1 प्लस कर देंगे मतलब 4 हो गए। अब मान लो इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लिखें कि बच्चा कोई 11th कर रहा है तो उसको कैसे ड्रॉ करनी है स्ट्रक्चर्स, वो थोड़ा सा एक आइडिया मैं देता हूं। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, दिस वन, इसको हम ओपन करके लिख रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे करके जाता है, तो दे करके जाता है तो यहां पर जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये रेजोनेंस करेगा ड्यू टू एलाइलिक पोजीशन की वजह से। अब एलाइलिक क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कुछ टाइम के लिए अलग हो गया। जब कुछ टाइम के लिए अलग हो गया तो कार्बन पे नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सारे बच्चे जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 होती है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, लाइक दिस। अभी एल्कीन को एज इट इज रहने दो, आप ये करके देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा, तो जो अगली वाली स्ट्रक्चर आने वाली है उसमें ये जुड़ गया कुछ टाइम के लिए और ये अलग हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें हम लोग, ये नेगेटिव है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये निकल जाएगा, तो ये जुड़ गए, ये पहले से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव और यहां हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें हम लोग, तो ये 1 2 3 पहले की तरह आ जाएंगे जैसे कि पहले थे। तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पे 5 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि 1, जैसे कि 2 3 4 एंड 5। लेकिन हम लोग देखें अगर फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन +1, इसका मतलब 4 आनी है। तो कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो उसके लिए बता दूं, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं फर्स्ट और 5, तो इन दोनों में से किसी एक को काउंट करना, ना कि दोनों को काउंट करना है। आप देखेंगे तो दोनों एक जैसी हैं, तो इन दोनों में से जब कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो तो उसमें से हम केवल और केवल एक को काउंट करते हैं, ध्यान रखना। तो ये देखने को तो 5 हैं, बट आपको एक्चुअली 4 बतानी है। ये एनसीईआरटी का व्यू है। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं, तो अब आपको थोड़ा ऑलमोस्ट समझ में आने लगा होगा कि हम जब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3 के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, एल्कीन, कार्बोकैटाइन एंड फ्री रेडिकल। इसके अलावा हम लोग उसमें अल्फा कार्बन हाइड्रोजन चेक करते हैं। कौन सी चीज चेक करते हैं? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। और ध्यान रखिएगा, नोट में लिख देता हूं मैं, more the alpha carbon hydrogen means more the hyper conjugating structures means more will be the stability। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं,
इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल, इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल। तो आपको क्या चेक करना है यहां पे, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, यहां पे चेक करने अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। तो यहां पे पहले में कितने बताओ 3, यहां पर 3 अल्फा है, जबकि यहां पे कितने बताओ 6। तो यहां पे हमारे पास 6 अल्फा है। तो जितने ज्यादा अल्फा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी हो गई, सेकंड वाले की। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ इस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। वेरी गुड, 4 3 2 1। अब मैं आपसे रीजन पूछ रहा हूं, इसका रीजन क्या है, अल्फा कार्बन ज्यादा है, 30, इसमें कितने हैं 9, वेरी गुड, और इसमें कितने हैं 6, वेरी गुड, 3, और इसमें 0। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो स्टेबिलिटी है ये सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ज्यादा किसकी वजह से है ये। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो किसको लगा के आना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन। बच्चे ज्यादातर इंडक्टिव इफेक्ट लगा जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को देना पड़ेगा, आपको ये वाला लगाना पड़ेगा, आ रही है, मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ऑप्शन में है तो हमें किसको देना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को देना है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ध्यान रखना। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसमें विच वन इज द मोर स्टेबल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो कौन बच्चा बताएगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, बताओ। फर्स्ट वाला। बच्चों को लगता है कि ये बड़ा सा लग रहा है, लगा दो, क्योंकि बड़ा सा तो यही लग रहा है। अब बड़ा नहीं देखना है, इसमें कहा है कॉन्सेप्ट देखना है बेसिकली, समझ रहे हो ना। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आप देख रहे हो ये एल्कीन है, ध्यान रखना, वेरी गुड। और एल्कीन से कितने अल्फा आ रहे हैं यहां पर 3, और जबकि इसमें कितने हैं 0, वेरी गुड। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा किसका है, सेकंड वाले का। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इसका है, ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इसका है, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड वन। बट इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें लग रहा है, क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लग रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से विच वन इज द मोर स्टेबल। हाँ जी बोलो, विच वन इज द मोर स्टेबल। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, रीजन क्या है, वेरी गुड। तो इसमें 3 अल्फा हैं और इसमें 2 अल्फा हैं। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको बता देना चाह रहा हूं कि ये अल्फा होते हैं और ये बीटा होते हैं, आपको बीटा काउंट नहीं करने, ध्यान रखना, क्या करने, केवल और केवल अल्फा। लेकिन मान लो मैं आपसे पूछूं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है, तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान रखना इसका ज्यादा है। और सारे बच्चे जानते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से पहले किसको लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, सही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो मैं आपसे पूछूं इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बोलो बोलो भाई, हाँ महिमा बोलो। देखना अब ये है कि किसके कितने कॉन्सेप्ट हैं।
वहां लिख दूं? अच्छा, इसमें लिखने की जरूरत पड़ रही है। चलो, पहला आ गया, दूसरा, 3 2 1। कोई बात नहीं है, लो ये लिख देते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। कौन सा आएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, टेंशन ना लो। और किसी में ही नहीं होने देंगे, फिजिकल अभी चलाऊंगा मैं, देखना। नहीं, वो तो उसके हिसाब से फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है? नो, हाइपर कॉन्जुगेशन काम ही नहीं कर रहा। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। सबसे पहले अल्फा कोई है ही नहीं, यहां पे ध्यान रखना। फ्री रेडिकल है, इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो आपको सारे बच्चों को पता है ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा करेगा। तो पहले सेकंड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, और फिर 3 हो गया। तो हमारे पास सेकंड 1 3 मतलब कौन सा चला गया? थर्ड चला गया। दोबारा से सुनिएगा, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। सारे बच्चे जानते हैं कि अगर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आ जाए तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है? ये, फिर ये, फिर ये। अब गलत नहीं करना। 2 1 3 आंसर आ गया। ठीक है, रोशनी का सही है। अब देखो, इसका जो मेनली एप्लीकेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है, वो केवल और केवल स्टेबिलिटी को बताना होता है। तो ये चीज है हमारे पास, हम लोग कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका एक ही एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, वो है स्टेबिलिटी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसके आंसर लगाइएगा। पीछे के देख करके मत बताओ, नहीं तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। आपको यह बताना है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। इन मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ, बोलो भाई, आप लोग भी बोलो। इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आप बताओ देवेश, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 4th होना चाहिए। और बताओ, और कौन बच्चा बता रहा है? विच वन इज द मोस्ट, मतलब इसमें ऑर्डर लगाना है आपको। अल्मस का आ गया आंसर, 4 2 1 3। अल्मस, अभी रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है। रोशनी का 3 1, रोशनी का आंसर आ रहा है 3 1 2 4। अब देखो, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसके नजदीक में अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। आपको पता है ये 2 अल्फा हैं, और ये भी 2 अल्फा हैं, तो 4 अल्फा हैं। और देखो, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां 1 है और यहां 2 हैं, तो 3 अल्फा हैं। और इसमें 10 है, 8 हैं, कितने हैं देख लो। ये कितने? 3 और 3 और 2 और 2, तो 10 अल्फा हैं। और इसमें कितने भाई? 1 और 2, 2 अल्फा हैं। सारे बच्चे जानते हैं जितने ज्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 3।
124। तो ये आंसर होगा हमारे स्टेबिलिटी का। तो रोशनी का आंसर, महिमा का आंसर सही चला गया, और रेन का भी आंसर सही चला गया। यार नाम दूसरा डालो, ये रेन वगैरह क्या डाल रखा है आपने? रेन का नाम सुनते ही तो मुझे ये लगता है कि बारिश नहीं आ जाए। बारिश जैसा वो तो नहीं बन रहा मौसम। चलो कोई बात नहीं, बनाए रखो, अपने नाम को बनाए रखो। हाँ थोड़ी ठंडी हो जाएंगी चीजें, अभी रोशनी का जमाना आ गया। चलो नोट करो, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। बुरा मत मानना, कोई बच्चा अपने हिसाब से लगे रहना, ठीक है, आंसर करते रहना। अपने नाम कुछ ऐसे ही रख लो, ऐसे नाम रख लो जो कोई ले तो उसको भी थोड़ा लगे कि हाँ कुछ नाम है, पहले सोचे वो कि अच्छा। नहीं मेरे नाम तो लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचरों की बड़ी हालत खराब चल रही है। एक कल आया टीचर मुझसे कह रहा कि मैं टीचिंग छोड़ूंगा। मैंने कहा क्यों? कि सर अब शादी हो गई है, पहले बच्चे गाली देते थे तो अब तक तो झिल जाता था, अब शादी और हो गई है घर पे और कहते हैं कि अबे तुम क्या पढ़ाते रहते हो, पता नहीं बच्चे गाली देते रहते हैं। तो कह रहे कि सर कोई दूसरी जॉब बताओ, ये टीचिंग बड़ी खराब है, क्योंकि जब तक तो झेल लेते थे गाली, मतलब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तो बच्चा साइड में गाली भी लिख जाता है और मतलब कुछ और भी लिख जाता है। मैंने कहा ये तो सही है, हम तो देखते ही नहीं इसलिए। और हमें काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जो है सब्सक्राइबर कम है, इसमें बड़ा फायदा है। ज्यादा होंगे तो ज्यादा टेंशन होंगी भाई साहब, कुछ भी कोई करेगा, और एक दूसरे से वॉर करते हैं इधर। 4 का ये दिखा देता हूं, ये है ना CS3 लगा हुआ है, ये CS3 लगा हुआ है। अब देखो 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, नहीं हो गया? सही है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए, इनमें आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अच्छा 1 2 3 4 है, चेक करो एक बार। हाँ जी वंश भाई साहब बताओ। अच्छा वंश बोल रहे हो, अच्छा 1 2 3 4, क्या आंसर होगा इसका? 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। हाँ अब सही कह रहे हो, क्योंकि पता है क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यों नहीं है? हाँ पॉजिटिव भी है, डबल बॉन्ड भी है। मान लो मैं इनको हटा भी दूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए और समझ लो एक चीज, मान लो मैं इनको हटा दूं दूसरे क्वेश्चन में, फिर भी काम नहीं करेगा, क्यों नहीं? सब में बराबर है, एल्फा कार्बन तो सब में बराबर है ना, हाइड्रोजन तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखो देश 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 देश, ये 4 4 है या नहीं है? अच्छा इस पे है नहीं, इस पे हाइड्रोजन है नहीं, तो बीटा है, तो बीटा पे तो जाओगे नहीं, तो किस पे जाओगे? इंडक्टिव इफेक्ट। जब हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं कर रहा है तो आप लोग किस पे जाने वाले हो? इंडक्टिव इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? क्योंकि कार्बोकैटाइन को जो फेवर करता है वो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट करता है। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे? ड्यूटीरियम यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, और वहां पे 1 भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास? बिल्कुल सही, 1 2 3 4 आंसर है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट अभी बताते हैं ना, इसको करा देते हैं पहले। आपके सही है आप लोगों का।
अब देखो, जैसे मान लो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएं, तो स्टेबिलिटी का एक रूल होता है, तो उस रूल को भी आप लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकें। कॉन्जुगेटेड डाईईन सबसे पहले लगाते हैं ना, फिर यहां पर नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन चेक किया जाता है। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के बाद एसिमेट्रिक एल्कीन को देखा जाता है, उसके बाद सिमेट्रिक को देखा जाता है। मतलब ये ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं आप लोगों को। फिर ट्रांस को देखा जाता है, फिर सिस को देखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एल्कीन का ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप लोग नोट कर लो, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। हाँ, वही वाला लाएंगे दोबारा से। अब जो ये वाली बात देख रहे हो ना, इसको रेजोनेंस बोल देते हैं कई बार। फिर यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है, फिर ये सारे चलते रहेंगे। चलिए बताइए, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इन सारे मॉलिक्यूल्स में? इसमें सब में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सारे ऑर्डर में कैसे रखे हुए हैं? सारे ऑर्डर में ही रखे हुए हैं। अच्छा, देख के तो नहीं बोल रहे हो? चलो सही है। देखो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें कितने 12, इसमें कितने अल्फा हो रहे बताओ? 12। इसमें 12 हो रहे हैं, इसमें कितने हो रहे हैं? अरे वेरी गुड। इसमें कितने हो रहे हैं? और इसमें कितने हो रहे हैं? और इसमें कितने हो रहे हैं? इसमें 6 और इसमें 0। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, जब सारे एक जैसे आ जाएं तो ऐसे कैसे डिसाइड करें? देश देश देश, ऊपर वाले को चेक करो। एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक है। सबसे पहले तो 1 2 तो चले ही गए। 1 2 में तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको क्या किसी को नहीं होगी 1 2 में, तो बाकी की प्रॉब्लम होगी आगे चल के। अब 3 में नया क्या हो रहा है? एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक किसको बोल रहे हैं? इधर की तरफ तो है नहीं, उधर की तरफ तो अल्फा है, तो पहले एसिमेट्रिक को देते हैं हम लोग प्रायोरिटी। तो 3 हो गया, वेरी गुड। अब ये सिमेट्रिक है, आप देखो जितना इधर की तरफ है उतना ही इधर की तरफ है, तो ये आ गया। सारे बच्चे जानते हैं सिस और ट्रांस में विच एल्किन इज मोर स्टेबल? ट्रांस। तो ये ट्रांस आ गया हमारे पास। और फिर अपना जो बचा ये,
और इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखिए, अब एक हमारे पास हो चुका है ऑर्गेनिक जीओसी से हाइपर कॉन्जुगेशन। अब एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो कि चैप्टर से लेता हूं, तो नेक्स्ट लिखिएगा। अब हम लोग चैप्टर का कर रहे हैं 1214 एडिशन। नेक्स्ट लिखिएगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब भी क्वेश्चन आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड तो आप आराम से कर पाओगे, और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो भी आप टाइप करके बता सकते हो और आप लोग मुझे यहां बता सकते हो। अब एक टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, लिखो 1214 एडिशन। 1214 एडिशन एल्कीन, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है। एल्कीन में हम चेक कर रहे हैं 1214 एडिशन। अब देखिए, एल्कीन के अपने नेचर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एल्कीन देख रहे हो आप, ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन नहीं है, ये सिंपल एल्कीन है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो ये वाली जो है वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। आपको कैसे पता पड़ा? वेरी गुड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये यहां डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन में आना। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है। अब मैं मान लो ऐसे करके लिख दूं, तो ये कौन सी एल्कीन होगी? तो इसको आइसोलेटेड एल्कीन बोलते हैं, कि किसी से कोई रिलेशन ना हो। जैसे ना किसी के घर जाना ना आना, थोड़े से लोग अपना आइसोलेट रहते हैं। ठीक है ना। अब आइसोलेशन का बहुत सारे लोगों को पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब से कोरोना आया है सब से पता लग गया आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, मतलब खुद ही अलग अलग रहना। अब आप देखिए इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। तो ये जो एल्कीन है इसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड डबल बॉन्ड या आइसोलेटेड एल्कीन। तो हम लोग जो ये देखने वाले हैं 12 और 14 एडिशन, वो कॉन्जुगेटेड में देखने वाले हैं, और इसमें इस तरीके का होता नहीं है, ध्यान रखना। ना ही इस एल्कीन में होगा ना इस एल्कीन में होगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। इसका मतलब हुआ 1 3, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे? बोलो 1 2 3 4। तो क्या बोलने वाले हो? 1 3 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन। तो जो हम लोग सीख रहे हैं इसमें सीख रहे हैं 1 3 ब्यूटाडाइईन में कैसे एडिशन रिएक्शन आपको लगानी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं इसी में कि हाइड्रोबोरिक एसिड का एडिशन दे रहे हैं -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है थोड़ी सी चीजों को लेकर के, कि जब भी माइनस में दे रखा है -20 -40, तो ध्यान रखना कम टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल। तो दिस प्रोडक्ट फेवर टू दी काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। तो काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन में क्या होगा कि देखो मान लीजिए ये जो एल्कीन है, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, और यहां पर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा सिखाता हूं कि ये कुछ ऐसे टूट जाए। तो अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहां पे एक चीज होने वाली है CH2 पॉजिटिव और ये CH नेगेटिव, और ये बना CH और CH2। तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट बनी है ये कैसी है? अनस्टेबल। आपको कैसे पता लगा ये अनस्टेबल है? यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है
और यहां 2 डिग्री कार्बोनाइन है, तो कार्बोनाइन हमारा 1 डिग्री में जाना चाहिए और कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री में जाना चाहिए। यानी कि जो इंटरमीडिएट बनाई है वो गलत है, बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा। तो फिर बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो बॉन्ड मान लो इस तरीके से टूटता है, तो बॉन्ड जब इस तरीके से टूटेगा तो यहां पे देखो नेगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसे रहेगा। अब जो ये इंटरमीडिएट होने वाली है ये हर तरीके से स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? नंबर 1, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये एलाइलिक है, यहां रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस की वजह से और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अटेन कर लेगी। यानी कि जो ये हमारा इंटरमीडिएट होने वाला है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अब जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऐसे यहां पे अटैक करेगा तो इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा। तो यानी कि हमारे पास जो हुआ ये बना CH3 और ये बना CH और यहां बना ब्रोमीन और यहां बना CH2। तो इस तरीके के एडिशन को हमने क्या बोला? 1 और 2। यानी कि ब्रोमीन ने कहां पे अटैक किया? 2 वाले पे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे, और हाइड्रोजन ने कहां पे अटैक किया? 1 वाले पे। तो 1-2 एडिशन के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब कभी टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन हो रही है और टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम बोलेंगे 1-2 एडिशन। दिस इज द काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन। अब मान लो इसमें हमने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, तो जब हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे मतलब कोई भी हमें टेम्परेचर गिवन जरूर होगा, ध्यान रखना। अब यहां पे मान लो 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, HBr का एडिशन चल रहा है। तो HBr का जब एडिशन चल रहा है टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा टेम्परेचर से क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसको लिखना चाहो एक बार लिख लो, दोबारा से समझाऊंगा। एक पूरे रिएक्शन को दोबारा से करवाएंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को लिख लो। चलो देखो, मान लो कि अब हमारे पास इस तरीके की रिएक्शन है 1-3 वाली, 1, 2, 3 एंड 4। 1,3 ब्यूटाडाइईन है हमारे पास। अब यहां टेम्परेचर हमें ज्यादा दे दिया, HBr का एडिशन चल रहा है। तो अब देखो होगा क्या, टेम्परेचर ज्यादा होने से तो ये अगर इस तरीके से टूटता है तो यहां क्या है? नेगेटिव और यहां क्या है? पॉजिटिव। ठीक है। अब अगर हम इस तरीके की इंटरमीडिएट इसमें बनाते हैं तो इस तरीके के इंटरमीडिएट में हमारे पास बनेगा, ये यहां देख लो आप लोग, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोएनाइन, जो कि गलत है। तो फिर किस तरीके से होना चाहिए? तो मतलब इस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरीके से ही डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरीके से। तो यहां कैटाइन और यहां एनाइन। अब इसका मतलब वो सही है। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH कैटाइन एनाइन, CH2। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज्यादा लगा रहे होते हैं तो ये बॉन्ड अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है जिसको बोलते हैं। अब ये बॉन्ड जो है डिस्प्लेस हो रहा होता है इसके कॉन्जुगेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो जब इसके कॉन्जुगेशन को स्टेबलाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना। तो क्योंकि टेम्परेचर यहां पे ज्यादा चल रहा है
अब ज्यादा चल रहा है इसलिए ये डबल बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेस कर गया अपने प्लेस को। अब हमारे पास क्या होने वाला है इंटरमीडिएट में, CH2 नेगेटिव और ये CH डबल बॉन्ड CH और यहां पड़ गया कैटाइन। अब आप देखिए, मतलब पहले क्या हो रहा था, 1 2 एडिशन हो रहा था। अब यहां पे जब जाओगे आप लोग तो 1 2 3 4, तो यहां पे 1 4 एडिशन होगा। तो यानी कि अगर हम 1 4 एडिशन दें तो सारे बच्चे जानते हैं कि ब्रोमीन जो है वो यहां पे आने वाला है, ब्रोमीन यहां पे आने वाला है क्योंकि नेगेटिव होता है, और यहां पर हाइड्रोजन आने वाला है। तो जब मैं इनको एडिशन दूंगा तो इस साइन को हटा दूंगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस रिएक्शन कैसे होती है किसी भी एल्कीन में, कॉन्जुगेटेड एल्कीन में। जरूरी नहीं कि ये ब्यूटाडाइईन में ही हो रहा है, किसी भी कॉन्जुगेटेड एल्कीन में ये कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। इसका मतलब मान लो आपसे पूछे कि यहां पे नया क्या हो रहा है, नया ये हो रहा है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिल रही है हमें। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एल्कीन है इसके बाद 2 सब्सटीट्यूटेड ग्रुप हैं। अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा दिया है हमें, तो टेम्परेचर ज्यादा देने पर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलती है, हमें ध्यान रखना। और अगर टेम्परेचर कम दिया है तो टेम्परेचर कम में हमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, यहां पर देखो ये जो एल्कीन है इसका सब्सटीट्यूटेड ग्रुप केवल एक ही माना जाएगा, ये वाला। कुछ बात समझ में आई आपको? तो इसको जो रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन बोलते हैं, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल। तो ध्यान रखना, जब हमारे पास टेम्परेचर कम है इसका मतलब क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल, और टेम्परेचर ज्यादा है थर्मोडायनेमिकली। और कम टेम्परेचर पे कौन सा एडिशन जा रहा है किसी भी एल्कीन में, 1 2 एडिशन है ना। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, 1 4 एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसी भी एल्कीन के अंदर, इसका ध्यान रखिएगा। अब मेरी एक ऑर्गेनिक की क्लास खत्म हो गई, 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैं इनऑर्गेनिक का क्लास शुरू कर दूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करा रहा हूं।